hello and welcome back to Blail Kettle. This is Ayush Shaz and we are back with another set of questions for Class 12 Political Science Chapter 1, the Cold War Era. और ये जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के थर्ड सेशन है, तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेशन को नहीं देखा है या नहीं उस चीज़ को अटेम्प्ट करा है, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसमें टफनेस को इंक्रीज करते हुए जाते हैं हर एक लेवल के साथ। हम लोग 3 लेवल में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड एंड लेवल थर्ड, जिसमें एसएसएन बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो आपके लिए क्या जरूरी है कि आप अगर इस वीडियो को लाइव देख रहे हो तो लाइव चैट में जरूर आंसर दें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर दें, और हाँ, क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। और अगर आप इस वीडियो को रिपीट टेलीकास्ट में देख रहे हो तो आप उन क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करना जरूरी, सही और गलत वो बात की बात है। आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं तो आपको वीडियो में दूंगा ही, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, और सबसे पहले आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोल्ड वॉर। मतलब इसमें आपको बताना है कि कोल्ड वॉर अर्थात शीत युद्ध का इनमें से कौन सा सही वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, यह एक वैचारिक संघर्ष था। इट वॉज अ पीरियड विच लाइज इन द 20th century, और ऑप्शन सी, इट वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सुपर पावर्स, और इज इट ऑप्शन डी, इट वॉज अ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड यूएसआर। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि यह एक वैचारिक संघर्ष था, या फिर यह एक ऐसा दौर था जो 20th century मतलब 20वीं सदी का है, या फिर यह 2 महाशक्तियों के बीच का संघर्ष है, या फिर ऑप्शन डी कि अमेरिका और यूएसआर के बीच एक सीधा सैन्य संघर्ष था। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है कोल्ड वॉर का। देखिए, मैंने बार बार कहा है, एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो जरूर आप कम से कम 2 बार, कम से कम, ठीक है, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, कम से कम 2 बार जरूर क्वेश्चंस को रीड करें, क्योंकि एग्जाम क्या होने वाला है, आपको ओएमआर सीट का होने वाला है। तो एक बार अगर आप उस बॉक्स को उस सर्कल को फिल कर देते हो तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आप उसमें गलत ना करो। कई बार होता है कि ये नॉट वर्ड होता है ना, वो छूट जाता है बच्चों से, तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखोगे। सो इसका जो सही आंसर होगा आप देखते हो, सबसे पहले इट वाज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ही था। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। यूएस की तरफ की आइडियोलॉजी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी, वही दूसरी तरफ यूएसआर की आइडियोलॉजी कैसी थी, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी। तो ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ही था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि इट वॉज अ पीरियड विच लाइज इन द 20th century। बिल्कुल, ये 20th century का ही पीरियड है जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के पीरियड को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में, और उसके बाद ये कोल्ड वॉर का दौर शुरू माना जाता है। और 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है या डिसोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद हम कोल्ड वॉर की समाप्ति मानते हैं, उसका एंड मानते हैं, ठीक है। तो पूरा ही पीरियड 20th century का ही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, नॉट ए करेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक। उसके बाद क्या कहा जा रहा है सी ऑप्शन में, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सुपर पावर। यस, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सुपर पावर। कौन से 2 सुपर पावर, यूएस एंड यूएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इट वाज अ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस एंड यूएसआर। नहीं, कोल्ड वॉर डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इसलिए तो इसको कोल्ड वॉर कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर कभी यूएस और यूएसआर ने एक दूसरे पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। दरअसल ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, ये लड़ाई मिलिट्री प्रोपेगेंडा था, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, डिप्लोमेसी के थ्रू ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ऐसा नहीं हुआ कि यूएस ने यूएसआर पर अटैक कर दिया एंड वाइस वर्सा, तो ये चीजें नहीं देखने को मिली थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि यह अमेरिका और यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ के बीच एक सीधा सैन्य संघर्ष था, ठीक है। वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि आपको नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाउट बिटवीन, मतलब आपको टाइम पीरियड बताना है कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो किस से किस समय के बीच में हुआ, ठीक है। काफी आसान सवाल है, आप जानते हो, लेवल फर्स्ट आसान सवाल हम लोग सबसे पहले टैकल करेंगे। सो 1914 टू 1918, और इज इट 1939 टू 1945, और इज इट 1917 और टू 1922, और इज इट 1913 टू 1918। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक के बीच में लड़ा गया था। काफी आसान सवाल है, इसका जो सही जवाब होगा 1914 टू 1918 के बीच में। और हाँ, आपको बता दो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था ना, उसका टाइम पीरियड था 1939 टू 45।
ठीक है, तो ये चीज आप याद रखें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कब था पीरियड, 14 to 18, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड था 39 to 45। ठीक है, तो चलिए अब लोग आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोल्ड वॉर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सुपर पावर विच इज जनरली कंसिडर्ड टू बी स्टार्टेड आफ्टर। मतलब पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध, जैसा कि आप जानते हो कि दो महाशक्तियों के बीच का संघर्ष था, जिसे आमतौर से किस इवेंट के बाद शुरू माना जाता है, मतलब किस इवेंट के होने के बाद के समय को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ गए हो आप कि कोल्ड वॉर अर्थात दो महाशक्तियों के बीच का संघर्ष था, ये तो आपको पता है। तो कब से शुरू माना जाता है, या किस इवेंट के खत्म होने के बाद या किस इवेंट के बाद के समय को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या डिफीट ऑफ नाजी जर्मनी, या फिर वियतनाम वॉर। तो आपको बताना है कि किस इवेंट के खत्म होने के बाद के समय को हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक लड़ा गया, 14 से 18 के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था, अभी मैंने बताया 39 to 45। नाजी जर्मनी का जो डिफीट है ना, वो आप कह सकते हो कि 1945 में ही हुआ था, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है तो 1945 के शुरुआती कुछ महीनों में जनवरी फरवरी तक नाजी जर्मनी हार गई थी पूरी तरह से, तो वो भी पीरियड। वियतनाम वॉर की अगर बात करें तो वियतनाम वॉर जो है ना, वो काफी लंबे स्पैन तक चला था। ठीक है, वियतनाम के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वियतनाम, लाओ, कंबोडिया, ये सब इंडो चाइना वाला पार्ट है और इस पर फ्रेंच लोग रूल किया करते थे, मतलब ये फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि उस पर जापान ने कैप्चर कर लिया, तो जापान की कॉलोनी बन गई ये जो वियतनाम है। जापान जब वहां से फिर हार जाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाता है, तो जापान हार जाता है, वहां से विड्रॉ कर लेता है। उसके बाद फ्रेंच लोग वापस आते हैं टू रिकैप्चर द वियतनाम। ठीक है, बट क्या होता है कि वहां पर जो कम्युनिस्ट लीडर थे वहां के, हो चिन मिन, वो क्या करते हैं कि वियतनाम पे अपना मतलब एक तरह से फ्रीडम वो डिक्लेयर कर देते हैं। वियतनाम को डिवाइड कर दिया जाता है 17th पैरेलल के अकॉर्डिंग। ठीक है, 17th पैरेलल याद रखिएगा, वियतनाम का डिवीजन हुआ था ना, वो 17th पैरेलल के अकॉर्डिंग हुआ था। और जेनेवा में ये एक कन्वेंशन हुआ था, ये जेनेवा में ये चीजें सुलह हुई थी कि वियतनाम को दो पार्ट में डिवाइड करा दिया जाएगा, इसलिए इसको जेनेवा अकॉर्ड भी कहते हैं। एनीवे, उसके बाद क्या होता है कि कम्युनिस्ट लोग वहां पर पावर में आ जाते हैं, बिकॉज वहां पे यूएसआर और चाइना उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब ये बातें अमेरिका को पसंद नहीं आए, तो अमेरिका ने फिर अटैक कर दिया एक तरह से, और अमेरिका ने कई सारे मतलब लाखों अपने सैनिक को वियतनाम में वहां पर डिप्लॉय कर दिया था। ठीक है, तो ये पीरियड माना जाता है 1954 से लेकर 75 तक, तो अमेरिका उतने समय तक रही थी वियतनाम में। ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन अमेरिका बाद में हार जाता है, बिकॉज गुरिल्ला वॉरफेयर एंड बहुत सारे अलग अलग टेक्टिक्स का यूज किया जाता है। तो देखिए, वो पीरियड बिल्कुल इसका सही जवाब नहीं है। इसका जो सही जवाब है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैंने अभी बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद के पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर, बिकॉज इसके बाद से ही सुपर पावर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक तरह से आप कह सकते हो कि अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ये निश्चित कर दिया था कि अब जो यूरोप का डोमिनेंस है ना पूरे वर्ल्ड पे, वो खत्म। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले शताब्दियों को, चाहे आप 19th सेंचुरी जाओगे या 18th सेंचुरी जाओगे, तो उस समय में क्या होता है कि यूरोपियन पावर पूरे दुनिया को डोमिनेट किया करते थे। ठीक है, अमेरिका जैसे कंट्री को भी ब्रिटेन, स्पेन, ये सारे कंट्री वहाँ पर एक तरह से पावर प्ले वाला सिचुएशन हुआ करता था, वो लोग कैप्चर करने की कोशिश किया करते थे। फिर अगर इंडीज़ की अगर बात करोगे, इंडिया की बात करोगे, वियतनाम की बात करोगे, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, सभी देशों में क्या होता था कि अगर आप देखोगे तो मोस्टली यूरोपियन पावर का ही कंट्रोल हुआ करता था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ये निश्चित कर दिया कि अब यूरोपियन पावर जो है ना, उनका अब एक तरह से जो डस्क है वो देखने को मिला, या उनका जो सनसेट है वो हो चुका था। और उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो सुपर पावर इमर्ज होते हैं, एक तरफ से यूएसए और दूसरी तरफ से यूएसएसआर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही कोल्ड वॉर शुरू होता है। और कोल्ड वॉर खत्म कब होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए। तब तक हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन एक बहुत ही माइन्यूट सा क्वेश्चन है, और आपको अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा होगा तभी आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन में है कि चाइना एंड यूएसएसआर फॉट अ ब्रीफ वॉर ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन विच ईयर। चाइना और सोवियत संघ के बीच में एक तरह से कह सकते हो सीमा विवाद के कारण एक छोटा सा युद्ध हुआ था। कोई बड़ा एकदम बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी, बट एक छोटी सी लड़ाई हुई थी। वो कब हुई, 1956, 1959, और इज इट 62 और 1960? तो आपको बताना है कि चीन और सोवियत संघ के बीच में कब लड़ाई हुई थी सीमा विवाद के कारण। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा 1959। आप इस चीज को याद रखो, ठीक है। और आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई थी। देखिए,
चाइना और सोवियत यूनियन का जो बॉर्डर है ना वो लगता है, ठीक है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो चाइना और सोवियत यूनियन का बॉर्डर टच होता है। तो उनके बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था, छोटा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी। और हाँ, इसके बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था उस जमाने में। उस जमाने में कॉन्फ्लिक्ट इस चीज के लिए हुआ था कि जो कम्युनिस्ट, देखो दोनों ही कंट्री कम्युनिस्ट है। चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था बिकॉज 1949 में, चलिए ये भी चीज आप याद रखें, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और माओ जेडोंग उस समय बनाते हैं, जो कि कम्युनिस्ट होते हैं। तो चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री होता है और जो यूएसएसआर है वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है ही। तो फिर कई सारे लोगों के मन में ये ख्याल आता है जब दोनों ही कंट्री कम्युनिस्ट कंट्री हैं तो फिर उनके बीच में डिस्प्यूट क्यों। तो उसके कई सारे कारण थे, क्योंकि चाइना जो है ना वो यूएसएसआर को एक्यूज करता था और वाइस वर्सा यूएसएसआर चाइना को एक्यूज किया करता था कि आपकी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ना वो प्योर नहीं है, या आप सही ढंग के कम्युनिज्म को नहीं फॉलो कर रहे हो। तो ये भी एक मुद्दा था दोनों के बीच में खटास का। और दूसरा मुद्दा ये था कि दोनों के बीच में बॉर्डर लगता था, तो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो इस कारण से आप देखोगे कि इनके बीच में एक लड़ाई होती है चाइना और यूएसएसआर के बीच में, और वो 1959 में होती है, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा 1959। याद रखोगे आप, चाइना एंड यूएसएसआर के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर। मतलब इनमें से कौन सा शीत युद्ध का अखाड़ा नहीं था, बेसिकली कौन सी जगह पे जो कोल्ड वॉर है वो नहीं हो रहा था या वहां पे नहीं फैला था उसका। कॉन्गो, वियतनाम, अफगानिस्तान और इज इट मलेशिया। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में दिया होगा, इसका सही जवाब होगा मलेशिया। देखिए कॉन्गो में बिल्कुल कोल्ड वॉर का एक एरिना था। कॉन्गो में क्राइसिस होता है 1960s में, यहाँ पर दिक्कतें होती। देखिए 1960 में ही जून में कॉन्गो आज़ाद हो जाता है। अच्छा ये भी चीज़ याद रखिए कि कॉन्गो में ना कौन एक तरह से रूल कर रहे थे, वहाँ पे कॉलोनियल पावर कौन थे, तो वो था बेल्जियम। तो बेल्जियम 1960 में जून में वहाँ से विड्रॉ कर लेता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कॉन्गो में जो प्रॉब्लम्स है, एथनिसिटी की प्रॉब्लम है, नेशनलिज्म की प्रॉब्लम है, फेडरलिज्म की प्रॉब्लम है, वो सब सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसके बाद बेल्जियम तो चला गया वहाँ से, लेकिन अब कौन पावर में आएगा इसके लिए डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई ना 1947 में, तो क्या हुआ कि अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर उस चीज को संभालने के लिए, भारत देश को संभालने के लिए बहुत सारे अच्छे लीडर्स थे यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था बैकड्रॉप में, 1946 से ही कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होना शुरू हो गया था। तो उन चीजों को सॉल्व करने के लिए पावर ट्रांजिशन जो होता, पावर को वापस किन लोगों को सौंपा जाएगा, ये सब चीजें, स्ट्रक्चर हमारा तैयार था हमारे देश का। लेकिन कॉन्गो में ऐसा कुछ नहीं था, बेल्जियम वाले छोड़ छाड़ के चले गए बस। आगे कौन पावर में आएगा, कैसे पावर जो ट्रांसफर होगा, पावर का ट्रांजिशन किस तरह से होगा, इस चीज का कोई वहां पर अरेंजमेंट नहीं था। इसके कारण से क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप यहाँ पर इमर्ज हो जाते हैं, सबको ये लालसा थी कि हम पावर में आ जाए। और जब एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए यूएस और यूएसआर इसमें मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो आ जाते हैं। तो एक ग्रुप को यूएस सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप को यूएसआर सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एक जगह बन गया था पावर प्ले का। यूएस और यूएसआर लड़ रहे हैं बस कॉन्गो में। तो काफी सालों तक करीब लाखों लोग इस कॉन्गो क्राइसिस में मारे जाते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कॉन्गो क्राइसिस में मीडिएट करने की जो भूमिका है ना, वो यूनाइटेड नेशंस के जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे डैग हैमर्सकोजेल, उन्होंने भूमिका निभाई थी। और कहा भी जाता है कि उन्हीं में से एक जो ग्रुप है, मतलब कॉन्गो क्राइसिस में जो अलग अलग ग्रुप थे, उन्हीं एक ग्रुप ने उनको, जो सेक्रेटरी जनरल ने उनको एक प्लेन अटैक में मार भी दिया गया था। सो उसके बाद वियतनाम की बात आती है। वियतनाम बिल्कुल एक कोल्ड वॉर का एरिना था। वियतनाम में यूएसएसआर जो सपोर्ट कर रहा था, यूएसआर और चाइना जो है ना वो नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहे थे, और साउथ वियतनाम जो है अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था। तो वियतनाम में भी क्राइसिस हुआ था काफी समय तक, लंबे समय तक, ठीक है। अफगानिस्तान तो बिल्कुल एक बहुत अच्छा जगह था, बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ पर कोल्ड वॉर का एक तरह से वहाँ पर चल रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था कि इवन कि अफगानिस्तान में इन्वेजन भी किया था यूएसआर ने, ये भी आप याद रखो, यूएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेजन भी किया था 1979 में, ठीक है। वहाँ पे कम्युनिस्ट जो लीडर थे उनकी जब हत्या कर दी जाती है तो फिर अफगानिस्तान में यूएसआर इंटर करता है। जब यूएसआर इंटर करता है तो फिर यूएस भी आ जाता है उसमें। फिर यूएस वहाँ पे मुजाहिदीन को तैयार करते हैं, ठीक है। मुजाहिदीन जो थे ना वो दरअसल ऐसे एक तरह से कह सकते हो कि उनके मन में ये खटास थी कि जो सोवियत इन्वेजन हुआ है उसके बाद यहाँ पे कम्युनिज्म आ रहा है, प्रॉपर्टी राइट्स लोगों को दिए जा रहे हैं, वुमेन का एजुकेशन यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है, ये सब कुछ लोगों को पसंद नहीं था, ठीक है। तो कुछ लड़ाके थे ना, उनको यूएस ने तैयार किया, ठीक है। और फिर यूएस ने तैयार किया उन मुजाहिदीन को, और फिर यूएसआर के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते थे। तो ये चीज़ें थी जिसका परिणाम आज तक भुगतना पड़ रहा है।
अफगानिस्तान को जो कोल्ड वॉर का ये जो एरिया था ना, उसके परिणाम से आज तक वहाँ पे, और उसी मुजाहिदीन से फिर आगे चल के आप कहोगे कि अलग अलग ग्रुप में तालिबान इमर्ज होता है, फिर आप कहोगे कि अलकायदा वगैरह भी तालिबान से निकल के आते हैं, जिसने फिर 9/11 किया, और आज के समय में तालिबान जो फिर पावर में आ चुका है अफगानिस्तान में, तो सबके रूट्स वहीं से निकल के आते हैं कि ये सब समय कोल्ड वॉर से ही समय से चलता आ रहा है। तो अफगानिस्तान वॉज ऑल्सो एन एरिया ऑफ द कोल्ड वॉर। उसका सही जवाब होगा मलेशिया। मलेशिया में कुछ कोल्ड वॉर के ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मलेशिया, ऑप्शन डी। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाजंट हेल्ड इन द ईयर 1955? आपको बताना है कि 1955 में इनमें से कौन सा इवेंट नहीं हुआ था। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं हुआ। साइनिंग ऑफ द बगदाद पैक्ट, फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, साइनिंग ऑफ द वार्सो पैक्ट, या इनमें से कोई नहीं। बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, पहला अफ्रीका या एफ्रो एशियाई कॉन्फ्रेंस, या वार्सो पैक्ट का साइन होना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, हम लोग एक एक करके देखते हैं। बगदाद पैक्ट। देखिए बगदाद पैक्ट के बारे में मैंने बताया कि बगदाद पैक्ट जो है ना, वो सेंटो को कहा जाता है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी का पुराना नाम है बगदाद पैक्ट। ठीक है, हालांकि पहले इसको मिडिल ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते थे, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बट उसके बाद फिर इसको सेंटो कहा जाने लगा एंड सो ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल 1955 में ही आई थी एग्जिस्टेंस में, ये आप याद रखोगे। ठीक है, और वहीं सीटो जो था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आया था 1954 में, और मैंने बार बार आपको बताया कि इसको कहा जाता था पहले मनीला पैक्ट, और ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए था बेसिकली। और जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेंटो, ये आप कह सकते हो कि वेस्ट एशिया के लिए, जो मिडिल ईस्ट वाला कंट्रीज है ना, उनके लिए था, हालांकि पाकिस्तान इन दोनों का पार्ट था। तो ये बिल्कुल 1955 में हुआ था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ये भी 1955 में हुआ था सर। मैम, ये बैंडंग कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइज किया गया था। बैंडंग कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो नोन एज फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, तो इसको भी ऑर्गेनाइज किया गया था 1955 में ही, और यहीं पर विजन आता है NAM का, नन अलाइंड मूवमेंट को बनाने की, और नन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करी जाती है। उसका जो पहला समिट होता है वो होता है 1961 में, बेलग्रेड, सर्बिया, बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है। उसके बाद सी ऑप्शन कहा जा रहा है साइनिंग ऑफ द वार्सो पैक्ट। सर मैम, वार्सो पैक्ट को भी 1955 में ही साइन किया गया था। तो तीनों जो इवेंट है वो 1955 से रिलेटेड है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्वेश्चन एक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको याद करवा दे रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाए परमानेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट was a report published in the year 1972 by। आपको बताना है कि ये जो एक रिपोर्ट है, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, ये रिपोर्ट 1972 में किसके द्वारा निकाला गया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये काफी आसान सवाल है, लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? UNCTAD, UNDP, यूनेस्को और इकोसॉक। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, आई होप कि आप लोगों ने दे दिया होगा, बिकॉज ये बहुत आसान सवाल है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, UNCTAD। UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वैसे ही अगर आप देखोगे UNDP का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, UNDP के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आई थिंक। UNDP ही HDI इंडेक्स निकालती हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको महबूबुल हक, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट और इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर से इन लोगों ने जॉइंटली डेवलप किया था, और भी कई सारे इकोनॉमिस्ट उसमें शामिल थे, तो उन लोगों ने HDI इंडेक्स तैयार किया था, तो उसको UNDP पब्लिश करता है। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है। उसके बाद इकोसॉक इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और इकोसॉक मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, सो इकोसॉक भी इसका सही जवाब नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें बात यही थी कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा मिलना चाहिए, उन कंट्रीज को भी अपने रिसोर्सेज पे उनके राइट्स होने चाहिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करा जाना चाहिए डेवलप कंट्रीज के द्वारा, जो वेस्टर्न मार्केट है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, उनका एक्सेस मिलना चाहिए। तो यही सारी चीज़, मतलब एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की बात की, और यहीं से चीज़ें निकल के आती है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, NIO, मतलब ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर बनना चाहिए दुनिया में जिसमें केवल डेवलप कंट्री ही रूल ना करे, डेवलप कंट्री डोमिनेट ना करे, डेवलपिंग कंट्रीज को भी कुछ तवज्जो दी जाए।
ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, Who was the second Secretary General of the UN who played a key role of mediator in the Congo crisis? अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो आप इसका जवाब दे दोगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जवाब दिया है आपको। कौन दूसरे सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के जिन्होंने कॉन्गो क्राइसिस में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी? डैग हैमर्सकोजेट, बान की मून, यूथान और ट्रिगवे लाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ही वॉज द सेकेंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन जिन्होंने कॉन्गो क्राइसिस में एक मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। इवन कि उन्होंने इस चीज़ के लिए भी एक तरह से कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन को भेजने से भी वहाँ से मना कर दिया था कि ऐसे मिलिट्री की जरूरत यहाँ पर नहीं है, बातचीत से सारी चीज़ें सुलझ जाएगी। सही जवाब होगा ऑप्शन। चलिए आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जल्दी से बताइए। और तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको हम लोग LTBT भी कहते हैं, इट वाज साइंड बाय द USR एंड किसके द्वारा? एक और कंट्री का नाम आपको बताना है। 1963 बिफोर इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर बाय अदर कंट्रीज। मतलब LTBT जिसको 1963 में साइन किया गया था, तो किन किन के बीच में साइन किया गया था, किन किन देशों के बीच में साइन किया गया ट्रीटी है? USR और एक और कंट्री का नाम आपको बताना है। और जब इस LTBT को इन तीनों कंट्रीज ने साइन कर लिया, उसके बाद दूसरे कंट्रीज के लिए ये ओपन कर दिया गया था और बाकी कंट्री भी इसको साइन कर सकते हैं। तो आपको तीसरे कंट्री का नाम बताना है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इज इट चाइना। तो देखिए LTBT के बारे में आपको एक कंटेंट पता चल गया, एक नॉलेज आपको मिल गई कि 1963 में इसको साइन किया गया था, ठीक है। और इसमें 3 कंट्रीज ने इनिशियली इसको साइन किया था, तो US, USR एंड UK। इसका सही जवाब होगा US, USR एंड UK। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और आप एक चीज याद रखो कि इंडिया भी एक सिग्नेटरी है LTBT का। LTBT में क्या चीज थी? बिकॉज आपको नाम से लग रहा है लिमिटेड टेस्ट बैन, इसमें टेस्ट को बैन किया गया था लिमिटेड तरीके से, मतलब पूरे फुल टेस्ट बैन नहीं किया गया था इसमें, लिमिटेड में क्या क्या चीजें थी? आउटर स्पेस में नहीं कर सकते हो आप न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, अंडर वाटर नहीं कर सकते हो आप, और एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते। तो ये 3 जगह पे आपको मना किया गया था इस ट्रीटी के हिसाब से कि आप यहाँ पर टेस्ट नहीं कर सकते हो न्यूक्लियर वेपन का या न्यूक्लियर बॉम्ब का। आप कहाँ कर सकते हो? आप अंडरग्राउंड कर सकते हो, ठीक है, जमीन के नीचे कर सकते हो। तो ये चीजें थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेवल फर्स्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। Why India signed a treaty of friendship and cooperation with the USR in 1971? आपको बताना है कि भारत ने 1971 में USR के साथ मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया? Because of the Bangladesh crisis, because of ongoing Cold War, because of Korean War, or is it because of Cuban Missile Crisis? बांग्लादेश संकट के कारण, चल रहे शीत युद्ध के कारण, कोरिया युद्ध के कारण, या फिर क्यूबा मिसाइल संकट के कारण? तो इसका क्या सही जवाब होगा? तो देखिए आप अंदाजा भी लगा सकते हो अगर आप करना चाहो तो। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का टाइम पीरियड क्या था, मतलब कौन से साल में हुआ था? 1962, अक्टूबर 1962। कोरियन वॉर कब से कब तक हुआ है? 1950 से 53। ऑनगोइंग कोल्ड वॉर कब है? 1945 से लेके 1991 तक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश क्राइसिस, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट। मतलब उस समय बांग्लादेश के लिबरेशन की लड़ाई चल रही थी और उसमें हम लोगों ने कॉपरेट किया था बांग्लादेश को, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर लड़ाई होने वाली थी, ठीक है। ये इवन की उस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी उस समय के जो जनरल थे सैम मॉनेक्सा, उनके पास जब गई और उनको बोला, मतलब उनके बीच में डिस्कशन हुआ कि हमें अब पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, ये लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए, तो सैम मॉनेक्सा ने उस समय सरासर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग तैयार नहीं है अभी, हम लोग दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। कुछ महीनों का उन्होंने समय माना कि तब तक हम तैयार हो जाएंगे, उसके बाद लड़ाई करते हैं। तो फिर इंदिरा गांधी ने बीच में क्या किया कि बहुत सारे देशों को विजिट करा और बहुत सारे देशों को बताए हालात कि क्या होने वाले हैं चीज़ें। इवन की वो USSR भी गई थी, अमेरिका भी गई थी, और भी कई सारे देशों के दौरे पे गई थी, क्योंकि पता था कि इनएविटेबल है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर अब होने ही वाला। और उनको ये भी पता था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो US पाकिस्तान की हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंडिया को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड की जरूरत थी जो कि उनकी मदद करे। तो इसलिए इंदिरा गांधी और जो इंडिया के लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर थे, और USR के बीच में एक तरह से एक ट्रीटी साइन होता है जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ था कब? 71 में। क्यों हुआ था? बांग्लादेश क्राइसिस के कारण, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई इनएविटेबल थी।
चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं लेवल 2 की तरफ और थोड़ा सा टफनेस इंक्रीज करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल सेकंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाजंट अ फीचर ऑफ द मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड एज अ सुपर पावर। इनमें से कौन सी जो है ना, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है ना, महाशक्तियों द्वारा गठित सैन्य गठबंधनों की विशेषता नहीं थी। मतलब जो ये सुपर पावर अपने मिलिट्री अलायंस बनाते थे उनका फीचर कौन सा नहीं है। Member countries of the alliance are to provide bases in the respective land for the superpower। मतलब गठबंधन के सदस्य देशों को महाशक्तियों के लिए अपनी अपनी भूमि प्रदान करनी पड़ती थी, भूमि में आधार प्रदान करना होता था। मतलब क्या हो गया कि जो भी छोटे कंट्री हैं वो अगर सुपर पावर को ज्वाइन करते हैं, उस ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं, उस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करते हैं, तो उनको अपना लैंड प्रोवाइड करना होगा। दूसरा है कि आइडियोलॉजी में सपोर्ट करना होगा, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में सपोर्ट करना होगा सुपर पावर को। उसके बाद है कि अगर किसी मेंबर कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी सारे जो मेंबर कंट्री है वो मदद करने के लिए आएंगे, बचाने के लिए आएंगे और कंसिडर किया जाएगा कि सब पे अटैक है। और चौथा है सुपर पावर सारे जो मेंबर कंट्रीज है उनको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए मदद करेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर मान लो कि कोई ए नाम का कंट्री है वो अगर किसी सुपर पावर के मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करता है, बीट नाटो और वार्सो पैक्ट, किसी चीज़ को ज्वाइन करता है, किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करता है, तो ए को क्या करना पड़ेगा, अपना लैंड देना पड़ेगा, अपना लैंड देना पड़ेगा ताकि वहाँ पर इवन की मिसाइल डिप्लॉय करा जा सके या उस लैंड का यूज़ किया जा सके स्पाई करने के लिए। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि मतलब उनको अपना लैंड देना पड़ता है, लेकिन हमें क्या करना है, वॉजंट, मतलब कौन सा नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बिकॉज ये तो था ही, करना ही पड़ता था। दूसरी चीज़ की आइडियोलॉजी में भी सपोर्ट करना पड़ता था, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में भी सपोर्ट करना पड़ता था, बिल्कुल ये भी करना पड़ता था, ये भी सही चीज़ है, लेकिन हमें वॉजंट देखना है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी कि नाटो और वार्सो पैक्ट में यही चीज़ें तो लिखी थी कि अगर एक कंट्री पे अटैक है तो दूसरे कंट्री पे, दूसरे सारे मेंबर कंट्री पे अटैक माना जाएगा, तो ये भी सही था, तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब होगा, बिकॉज ऐसा नहीं था कि सुपर पावर के मिलिट्री अलायंस को आपने ज्वाइन कर लिया तो सुपर पावर आपको हेल्प करेगा न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये अगर नाटो को ज्वाइन कर देता है तो भाई अमेरिका बोलेगा आओ आओ आओ, तुमको भी न्यूक्लियर वेपन हम बनवा के दे देते हैं और तुमको भी सिखा देंगे न्यूक्लियर वेपन कैसे बनाते। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन क्यों दूसरे, एक तो न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी होती है काफ़ी एक तरह से सीक्रेट होती है, और जो चीज़ें हैं उसको डेवलप करना या उसको करना ये काफ़ी एक तरह से सीक्रेट बना के रखा जाता है सुपर पावर के द्वारा। जिस भी कंट्री के पास ये चीज़ें, ये कैपेबिलिटी अवेलेबल है, तो दूसरे कंट्री को क्यों देंगे वो चीज़, ठीक है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। डिटरेंस जो निवारक का जो लॉजिक है उसके लिए, उससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पावर, ये शक्ति संतुलन से संबंधित है। इट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द कोल्ड वॉर नॉट चेंजिंग इनटू हॉट वॉर, या is it C, it prevents rivalry between power, और is it D, deterrence relationship prevents war। तो आपको बताने है कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस से संबंधित कौन सा नहीं है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इसको हिंदी में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है कि शक्ति संतुलन से संबंधित है, या फिर ऑप्शन बी कि शीत युद्ध के गर्म युद्ध में ना बदलने के पीछे एक मुख्य कारण था, या फिर 3 या सी, या शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को रोकता है, या डी प्रतिरोध संबंध युद्ध को रोकता है। तो आपको बताना है। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। इट इज रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ पावर, बिल्कुल ये सही जवाब है, बिकॉज डिटरेंस क्या करता है, डिटरेंस मतलब ये हो गया कि बैलेंस बना हुआ। जैसे मान लो कि यूएस और यूएसआर के बीच में डिटरेंस का रिलेशन था, इसका मतलब यही हो गया ना कि यूएस भी जानता है ये कि अगर हम यूएसआर पे अटैक करेंगे तो हमें न्यूक्लियर वेपन इतना मार देगा कि फिर हम भी नहीं कर पाएंगे, या हम भी विजेता नहीं घोषित किए जा सकते। मतलब दोनों के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते। ठीक है, ये भी चीज़ है। सो बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल इंश्योर होता है। डिटरेंस से क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर होता है। ठीक, बहुत सारे इवन के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे जो इंटरनेशनल रिलेशन के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट है ना, वो डिटरेंस के लिए बहुत अच्छा है। न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट होना चाहिए। हालांकि आप इसको काउंटर कर सकते हो, बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में जा सकते हैं इस विचार के, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए ताकि विश्व में शांति बनी रहे, ताकि दूसरा देश ये जाने या समझ सके कि भाई अगर हम अटैक करते हैं तो हमारे ऊपर इतने वेपन मारे जाएंगे कि हमारा विनाश होगा और सामने वाले का विनाश होगा। तो ये बैलेंस ऑफ पावर को बिल्कुल इंश्योर करता है। दूसरा ऑप्शन है कि
ये मेन रीजन था कोल्ड वॉर के हॉट वॉर में ना तब्दील होने का? बिल्कुल यही तो रीजन था, डिफरेंस ही तो रीजन था कि कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कभी तब्दील नहीं हुआ। नेक्स्ट है कि डिटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट वॉर, बिल्कुल ये भी सही जवाब है कि वॉर को रोकता है। जैसे आपने देखा था ना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में किस प्रकार से वॉर नहीं हुआ था, ऑल बिकॉज ऑफ डिटरेंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिकॉज इट प्रिवेंट्स राइवलरी। राइवलरी को प्रिवेंट नहीं करता है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इसका क्या मतलब, राइवलरी खत्म हो गई? या यूएस और यूएसआर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, एक के पास 1945 से और एक के पास 1949 से, तो इसका क्या मतलब, राइवलरी खत्म हो गई? नहीं, राइवलरी तो रहेगी, युद्ध नहीं होगा, बस ये चीज याद रखो, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिकॉज हमें बताना था कौन सा ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13, एज अ लीडर ऑफ नाम इंडियाज रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग कोल्ड वॉर वॉज, मतलब नाम का जो एक तरह से कह सकते हो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो एक तरह से भारत एक प्रणेता था, एक नेता था, तो उस लिहाज से भारत का क्या रिस्पॉन्स था शीत युद्ध के प्रति? भारत क्या करता था कि दोनों गठबंधनों से दूर रहने में विशेष ध्यान रखता था। इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम टू अलायंस, मतलब दोनों ग्रुप से बराबर की दूरी बना के रखता था। दूसरा कि इट रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डिकॉलोनाइज्ड कंट्री बिकम द पार्ट ऑफ इट्स अलायंस, मतलब क्या हुआ कि भारत खुद तो गुटनिरपेक्ष था ही, साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग देशों को भी, जो न्यूली डिकॉलोनाइज्ड स्टेट थे, नए जो आज़ाद होते हुए देश थे, उनको भी किसी कॉम को ज्वाइन करने से उनको बचाता था, ठीक है। किसी अलायंस का ज्वाइन होने से उनके लिए भी आवाज़ उठाता था कि आप भी ज्वाइन ना करो। थर्ड ये कि बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, बिकॉज इंडिया का रिस्पॉन्स यही था कि हम दोनों अलायंस से पर्टिकुलर दूरी बना के रखेंगे, उस ध्यान रखेंगे कि दोनों अलायंस से दूर रहें और किसी भी एक अलायंस को ज्वाइन ना करें। ऑप्शन बी भी सही है, बिकॉज हम अपने लिए तो आवाज़ उठा ही रहे थे, साथ ही साथ दूसरे जो नए नए आज़ाद होते हुए देश थे उनके लिए भी अब आवाज़ उठा रहे थे, उनके लिए भी हम अपने वॉइस को रेज कर रहे थे। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आई होप आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा कमेंट बॉक्स एंड लाइव चैट में भी, अगर आप लाइव चैट में जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान होते हुए जा रहे हो और आप अलग अलग कंसेप्ट को भी सीख रहे हो। सो 14th क्वेश्चन इज कि हाउ नेहरू डिफाइंड द एनएएम, मतलब नेहरू जी ने नॉन अलाइंड मूवमेंट को कैसे डिफाइन किया था, कैसे परिभाषित किया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो आपका पहला ऑप्शन है इट वाज अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे, मतलब ये दूर भागने की नीति थी, या इट वाज अ पैसिव पॉलिसी टू ईज द कोल्ड वॉर टेंशन, या फिर इट वाज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको बताना है कि क्या ये दूर भागने की नीति नहीं, बिल्कुल नहीं। नेहरू जी ने कहा था कि दूर भागने की नीति बिल्कुल नहीं है। एनएएम होने का ये मतलब नहीं हुआ कि हम लोग इस कोल्ड वॉर से दूर भाग रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से दूर भाग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट, इट वाज अ पैसिव पॉलिसी, नो इट वाजंट अ पैसिव पॉलिसी, ठीक है। ये पैसिव पॉलिसी नहीं था, बल्कि ये तो एक्टिव पॉलिसी था, ताकि कोल्ड वॉर के टेंशन को दूर किया जा सके, ठीक है। पैसिव रहने का मतलब क्या होता है कि आप कोई रिएक्ट ना करो, कोल्ड वॉर टेंशन चल रहा है दुनिया में, जो भी चल रहा है, आप मस्त ईयरफोन लगा के आप बैठे हुए हो, तो ये चीजें नहीं थी। एनएएम ये बिल्कुल नहीं कर रहा था। एनएएम वाले जो लीडर्स थे या कंट्रीज थे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिकॉज वो एनएएम का जो मकसद था वो कि एक्टिवली वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरवीन करके कोल्ड वॉर के राइवलरी को दूर करना है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि नेहरू जी कोरियन वॉर के क्राइसिस में किस प्रकार से मीडिएट करने गए थे और दूसरे मुद्दों पे भी अपनी आवाज उठाते थे, बुलंद रखते थे। तो ये चीज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इट वाज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरी, या शीत युद्ध की प्रतिद्वंदता को नरम करने के लिए विश्व मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड लेवल के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। On what points India's non-aligned policy is being criticized? किन बिंदुओं पर भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को क्रिटिसाइज की जाती है, मतलब उसकी आलोचना करी जाती है। India's non-alignment was said to be unprincipled, भारत की गुटनिरपेक्षता को सैद्धांतिक बताया गया है। India often refused to take a firm stand on crucial international affairs, मतलब भारत अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने से इनकार करता रहा है। India was inconsistent and took contradictory पोस्चर्स, मतलब भारत असंगत अपनी नीति अपनाता है और उसके विरोधाभासी मुद्राएं होती है। इनमें से सभी, तो देखिए इसका सही जवाब होगा, आई होप कि आप लोग दे रहे होंगे इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज इसी तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। अब 3 जो ऑप्शन है ना, उन्हीं पॉइंट्स पे इंडिया के नॉन अलाइंड पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि भारत तो बोलता है नॉन अलाइंड, लेकिन उसके नॉन अलाइंड की पॉलिसी अनप्रिंसिपल्ड है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। इवन की जो इंटरनेशनल इशूज है उन मुद्दों पे एकदम फर्म स्टैंड लेने से इंडिया हमेशा रिफ्यूज करता है। इंडिया हमेशा सॉफ्ट पावर पे ज़्यादा ध्यान देता है,
जो इंटरनेशनल इशूज़ है वहाँ पर कोई एक तरह से कह सकते हो कि कड़ा रुख नहीं अपनाता है, तो ये भी चीज़ देखने को मिलता है। ये भी एक नॉन अलाइन्ड पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने वाला एक पॉइंट है। फिर इंडिया इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स को अपनाता है, खुद तो कहता है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को हम लोग शुरू करते हैं, किसी को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, खुद जाके यूएसआर के साथ 1971 में फिर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन कर लेता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी देखने को मिलता है ना। तो बिल्कुल ये चारों ऑप्शन ही आपको सही देखने, तीनों ही ऑप्शन आपको सही देखने को मिल रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेवल 3 की ओर प्रोसीड करते हैं और असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो असर्शन मतलब कथन कहा जा रहा है कि एनएम वाज अ रिजल्ट ऑफ बैंडम कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1955 और रीजन कहा जा रहा है कि एनएम वाज एन कल्मिनेशन ऑफ द कोऑपरेशन अमंग एफ्रो एशियन कंट्रीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। तो जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि असर्शन रीजन को सॉल्व करने का सही तरीका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके हम लोग पढ़ेंगे। स्टेटमेंट 1 क्या है? एनएम वाज अ रिजल्ट ऑफ बैंडम कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1955। बिल्कुल सही जवाब है। एनएम वहीं पर तो इस चीज़ का विजन दिया जाता है, वहीं पर तो आइडिया निकल के आता है और फिर एनएम की शुरुआत करी जाती है 1961 में बेलग्रेड सर्बिया से। तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन 2 देखते हैं, मतलब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एनएम वाज अ कल्मिनेशन ऑफ द कोऑपरेशन एफ्रो एशियन कंट्रीज। बिल्कुल एनएम क्या था कि एफ्रो एशियन कंट्रीज जो थे ना उन्हीं के कोऑपरेशन का तो परिणाम था। कल्मिनेशन मतलब क्या होता है कि रिजल्ट, ठीक है, उसी का परिणाम था। बिल्कुल ये भी जवाब सही है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंडम कॉन्फ्रेंस अपने आप में क्या था? एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस था, फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। तो ये भी चीज़ है, सही हो गई। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जैसे ही सही हुआ तो आपका सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं रिलेशन क्या है। क्या एनएम वाज अ रिजल्ट ऑफ बैंडम कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1955 बिकॉज, क्या आप ये लगा सकते हो बीच में? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, बिकॉज इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ द कोऑपरेशन अमंग एफ्रो एशियन कंट्रीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बोथ द assertion and the reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 17th नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 17th क्वेश्चन में है कि assertion इसमें कहा जा रहा है कि यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। रीजन कहा जा रहा है कि यूएस वाज डोमिनेटिंग द ईस्टर्न पार्ट व्हाइल यूएसआर वाज डोमिनेटिंग द वेस्टर्न पार्ट। तो हम लोग वापस से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट लेके हम लोग चलेंगे। यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। बिल्कुल यूरोप को एक तरह से कह सकते हो, जैसे यूरोप है तो 2 ग्रुप में बट गया, ठीक है। एक ग्रुप जो था उसको एक तरह से कह सकते हो, वेस्ट वाला जो ग्रुप था ना, वेस्ट वाले जो कंट्रीज थे उसमें ज्यादातर कंट्रीज यूएस के तरफ थे या यूएस के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे, और जो ईस्ट वाले जो कंट्रीज थे वो यूएसआर वाले थे या यूएसआर के डोमिनेंस में थे ज्यादातर। ऐसा नहीं कहोगे सारे ही, ठीक है, लेकिन ज्यादातर। तो बिल्कुल तो असर्शन सही हो जाता है कि यूरोप 2 ग्रुप में डिवाइड हो चुका था, बिल्कुल कोल्ड वॉर के समय में। और रीजन में कहा जा रहा है कि यूएस वाज डोमिनेटेड द ईस्टर्न पार्ट। ध्यान से अगर आप पढ़ोगे, यूएस वाज नॉट डोमिनेटिंग द ईस्टर्न पार्ट, बल्कि यूएस वाज डोमिनेटिंग द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। और यूएसआर नॉट ईस्ट वेस्टर्न बल्कि ईस्टर्न पार्ट को डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और जैसे ही आपका स्टेटमेंट 2 गलत होता है, आपके लिए काम बहुत आसान हो गया है, सीधा आप मार सकते हो ऑप्शन डी। आपको देखना ही नहीं है बाकी ऑप्शंस को, सीधा आप कह सकते हो कि हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसमें रीजन गलत है, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और माइन्यूट डिटेल्स पे भी ध्यान देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द साइनिंग ऑफ ट्रीटीज? ये भी आपको याद रखना है। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है ट्रीटीज के साइन होने? एलटीबीटी, एनपीटी, स्टार्ट 1, सॉल्ट 1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आप, अगर आपको 1-2 का भी पता है तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। एलटीबीटी का जैसे पता है आपको, मैंने अभी बताया 1963, एनपीटी मैंने बता रखा है 1968। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखोगे तो आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को। तो भाई एलटीबीटी सबसे पहले आया है, एनपीटी उसके बाद आया है, तो आपका सी और डी दोनों ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है स्टार्ट 1 और सॉल्ट 1 में कौन पहले आया था। तो याद रखिएगा सॉल्ट 1 पहले आया था और स्टार्ट 1 बाद में आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 4, 3, ठीक है। तो इसका सही जवाब आप लोग याद रखो, क्या होगा? 1, 2, 4, 3, ठीक। वैसे मैंने कई बार आपको ये चार्ट आपको बताया है कि याद कर लेने के लिए, तो आप याद रख सकते हो कि एलटीबीटी जो था ना वो 1963 की बात है और नॉन प्रोलिफरेशन 1968 की बात है। हालांकि वो इन्फोर्स हुआ था 1970 में, ठीक है। स्टार्ट 1 अर्थात सॉल्ट 1 जो था ना, सॉल्ट 1 आपको 1972 में इन्फोर्स हुआ था। उसके बाद सॉल्ट 2 जो है ना वो साइन, हालांकि बातचीत जो है वो 1972 से ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1979 में इसको साइन किया गया।
स्टार्ट 1 की अगर बात करें क्वेश्चंस में अगर जो था तो 1991 में ये इन्फोर्स हुआ था और स्टार्ट 2 जो है वो 1993 की बात है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखोगे। और एक और ट्रीटी है, एलटीबीटी भी है, वो भी आप याद रख सकते हो, तो याद रख सकते हो। लिमिटेड टेस्ट, अच्छा हाँ एलटीबीटी तो मैंने पढ़ा ही दिया ना। एक और ट्रीटी है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सीटीबीटी। सीटीबीटी 1996 में आया हुआ है, तो वो भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर से संबंधित कौन सा नहीं है? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, राइवलरी बिटवीन टू सुपर पावर, इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, और इज इट ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। बिल्कुल, बहुत आसान सवाल है। कोल्ड वॉर तो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, तो ये हमारा सही जवाब नहीं होगा। राइवलरी बिटवीन टू सुपर पावर, बिल्कुल ये भी था, यूएस और यूएसआर के बीच में राइवलरी थी। इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, बिल्कुल ये भी सही है, दो पावर ब्लॉक इमर्ज होता है। ठीक है, एक पावर ब्लॉक को लीड करता है यूएसआर, दूसरी तरफ यूएसआर और यूएसए। वही ऑप्शन डी जो है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। सर ग्रेट डिप्रेशन तो आया था 1930 में, लेकिन कोल्ड वॉर का दौर थोड़ी था, उसके कारण थोड़ी है, उससे रिलेटेड थोड़ी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा, जब आपको काफी आसान सवाल। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है 20th नंबर, असर्शन रीजन। NAM was a result of the cooperation between 5 countries. रीजन कहा जा रहा है they were following a neutral position in the world affairs. तो देखिए NAM 5 कंट्रीज के बीच के कोऑपरेशन का रिजल्ट है। तो देखिए यहाँ पर क्या है सर, 5 कंट्रीज के कोऑपरेशन का रिजल्ट बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 5 कंट्री के बारे में आपको पता है, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया एंड घाना। इन 5 कंट्री के कोऑपरेशन का ही परिणाम है NAM। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही जाता है। रीजन की अगर बात करें, मतलब स्टेटमेंट 2 की बात करें, दे वर फॉलोइंग ए न्यूट्रल पोजीशन इन वर्ल्ड अफेयर्स। नो सर, मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है कि NAM न्यूट्रलिटी और आइसोलेशनिज्म वाली बात नहीं थी। ठीक है, NAM इज नॉट बीइंग न्यूट्रल इन द वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, तो रीजन आपका गलत होता है, और जैसे रीजन आपका गलत होता है वैसे ही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सही टिक किया होगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन हाँ केवल इतना ही नहीं है, इसके PDF अगर आपको पाने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि और भी PDF इस वीडियो के PDF के साथ साथ और भी PDFs को आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है डाउट वाला, उसको भी आप फॉर्म भर सकते हो, वहाँ पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हो, और वहाँ पर भी MCQ पोस्ट करे जाते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे DM के साथ जुड़ सकते हो। एंड आप कर किसी भी चीज़ में परेशान हो, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए एंड स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग। थैंक यू सो मच।